Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 9 of the coordination compounds of class 12. Today we will discuss its lecture number 3. I hope आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी देख लिए होंगे और उनमें सब कुछ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नहीं देखा है तो वो भी देखो। लेक्चर 2 में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था और आईयूपीएसी नेमिंग दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम CFT बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लाइगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस थ्योरी के अंदर जैसे वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह बनते थे, लाइगेंड्स के हम मानते थे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन दिस थ्योरी बॉन्डिंग हम जो मानते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की है और लाइगेंड की वो बस अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइगेंड्स आर सपोज्ड एज द पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायन। यदि कोई एनायनिक लाइगेंड है तो उसको हम पॉइंट चार्ज मानते हैं कि भाई वो पॉइंट है वही और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और डाइपोल्स मानते हैं इन केस ऑफ द न्यूट्रल मोलिक्यूल्स। और यदि कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल है जैसे H2O अमोनिया तो वहाँ पर हम उसको एज ए डाइपोल ट्रीट करते हैं। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन गैसेस मेटल आयन हैव द सेम एनर्जी। जो भी पांचों डी ऑर्बिटल्स आप बनाते हो उन सब की एनर्जी सेम होती है, दैट इज दे आर द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट उनको ही बोलते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। हाउएवर इन ए कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द एसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड ऑफ द लाइगेंड, जैसे ही लाइगेंड उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट नहीं रहते और जो उनकी डीजनरेसी थी वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है और वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू द टू सेट्स ऑफ द ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। और स्प्लिटिंग किस तरह से होनी है डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड का नेचर कैसा है, यानी कि जो लाइगेंड्स हैं उनका कॉन्टैक्ट में आने से नेचर कैसा है, वो ऑक्टाइडल फील्ड है या टेट्राइडल फील्ड है। In an octahedral crystal field, the energy of the 5d orbitals, all the 5d orbitals increases due to the repulsion between negative charges and the d electrons, but still the degeneracy is maintained. शुरुआत में क्या होता है, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन होता है। रिपल्शन किस में हो रहा है, जो लाइगेंड्स आ रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में या लोन पेयर्स में, और जो डी ऑर्बिटल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट अभी भी डिजेनरेसी मेंटेन रहती है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म देन द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे लाई करते हैं दे फील मोर रिपल्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइगेंड, क्योंकि लाइगेंड जो होता है एक्सिस के अलोंग ही होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल होता है और जैसे ही कोई भी लाइगेंड आप इसके कॉन्टैक्ट में लाओगे वो भी इसी एक्सिस से आएगा। देयरफॉर दीज टू ऑर्बिटल्स फील मोर रिपल्शन एंड दे विल बी रेज इन द एनर्जी। एंड द डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो तीन अलग ऑर्बिटल होते हैं विच लाइंग बिटवीन द एक्सिस विल बी लोवर्ड इन एनर्जी, उनमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता एज कम्पेयर टू द एवरेज एनर्जी लेवल। जितनी एवरेज थी उनसे भी उनकी एनर्जी कम हो जाती है इन द स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। Thus, the degeneracy of the d orbital is removed and the splitting of d orbitals takes place into two sets of the orbital having lower energy which is called as the T2g orbital। और इसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल। एंड द हाइयर एनर्जी लेवल जो बनता है ईजी का बनता है, उसे ईजी बोलते हैं। उसका नाम, उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। Next point, the splitting of the d orbitals of the metal atom or ion due to the presence of the ligand in the different set of the orbitals having different energy is known as the crystal field splitting। एक्चुअली क्या है कि जो आपके दो ऑर्बिटल्स के सेट बन गए, एक्चुअली क्या है, तीन डी ऑर्बिटल एक हो गए, दो ऑर्बिटल एक हो गए, जिनकी तीनों की एनर्जी थी एक, उनको अब अलग दिखाना पड़ेगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को। और दूसरा जो सेट था जिसको हम ईजी बोल रहे हैं, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आ रहे हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उनको आपको अलग दिखाना पड़ेगा। और इस स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल देते हैं। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ द ऑर्बिटल्स इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं CFSE से एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O। देखो जरा डायग्राम के थ्रू समझो इस बात को, थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पर। इन दिस केस
ये हम राइट साइड लेफ्ट साइड में हम एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स थे जो मेटल लाइगेंड के कॉन्टैक्ट मेटल्स के थे, जब तक कोई लाइगेंड इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आया, फ्री मेटल आयन था ये। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। जैसे ही आप कोई लाइगेंड इनके कॉन्टैक्ट में लाते हो, फर्स्ट इन पांचों और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। उसके बाद ये जो था एक नॉर्मल एनर्जी लेवल था, ये डॉटेड लाइन वाला जो दिखा रखा है, दिस इज द नॉर्मल एनर्जी लेवल। जो तीन ऑर्बिटल थे बाद वाले तीन हम कह सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी नॉर्मल से लोअर रह जाती है, जबकि जो पहले दो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी नॉर्मल से थोड़ी हाइयर हो जाती है। अब दोनों को एक लेवल पे दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी सबकी अलग अलग है। इन दोनों को जो हम सेपरेटली शो कर रहे हैं या सेपरेटली लिखते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो तीन का ऑर्बिटल आप अलग दिखा रहे हो और दो ऑर्बिटल का सेट अलग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये दो। इन दोनों के जो बीच की एनर्जी का गैप है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओ। ऊपर वाले सेट को नाम दिया हुआ है हमने Eg, नीचे वाले सेट को नाम दिया हुआ है T2G। ऊपर जो गैप है नॉर्मल एनर्जी लेवल से 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ है, नीचे जो है आपका है 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। This is the crystal field splitting in the octahedral crystal field. The magnitude of the delta O depends upon the field produced by the ligand and the charge on the metal ion. ये जो डेल्टा O का मैग्नीट्यूड है हर बार कांस्टेंट नहीं होगा, ये चेंज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस बाय द लाइगेंड, कि जो लाइगेंड है वो किस तरह का फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्टाइडल, टेट्राइडल, वीक या स्ट्रॉन्ग, और चार्ज मेटल आयन के ऊपर कितना है, अट्रैक्शन रिपल्शन उसी से कम ज़्यादा होते हैं। इसी से हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। द अरेंजमेंट ऑफ द लाइगैंड इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। भाई सबके लाइगैंड के हिसाब से अलग अलग डेल्टा ओ वैल्यूज होगी, उन डेल्टा ओ वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एक रखते चले गए। जो सीरीज बनी लाइगैंड्स की, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे आप देखो आयोडाइड आयन हो गया, बी आर नेगेटिव, HCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, एक सीरीज बन गई टोटल। इस सीरीज को लर्न नहीं करना आपको, बस एक जस्ट एक लुक देखना है। यू हैव टू गिव अ लुक ओनली और जस्ट रीड ओनली, नो नीड टू लर्न। और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हैं, जैसे हमने पिछली थ्योरी में था ना CFT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड वीक लाइगेंड का नहीं पता चल रहा था, यहाँ साफ पता चल रहा है कि जैसे CO हो गया, ऑक्सलेट हो गया, और आपका NH3 हो गया, ईन हो गया, CN हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में काउंट होते हैं, या नाइट्रोजन वाले कह सकते हो आप सारे, और CO और ऑक्सलेट। अब सपोज करो कहीं पर आपके सामने D4 कन्फिग्रेशन आता है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बनती हैं कि क्या होगा। इफ़ द डेल्टा ओ वैल्यू लेस देन पी कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, जितनी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग होने के लिए चाहिए। तो यदि आपके पास डेल्टा ओ वैल्यू यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से एनर्जी मिली है, दैट इज द लेस देन द पी, तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं हो सकती। देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल एंड द कॉन्फिगरेशन विल बी T2G3 Eg1। भाई सीधी सी बात है, जब हमें एनर्जी चाहिए ज़्यादा और हमारे पास एनर्जी आ रही है कम, तो वो हम पेयरिंग नहीं करवा सकते इन द सेम ऑर्बिटल। भले चाहे आपके पास एनर्जी कम है, ऑर्बिटल तो वही है लेकिन एनर्जी नहीं, पेयरिंग नहीं होगी। Ligands for which the delta O less than P are known as the weak field ligand और they form high spin complexes, क्योंकि उसमें स्पिन ज़्यादा रहेगी तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और वीक फील्ड रहेगा क्योंकि वो लाइगेंड इतना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा है। इसका रिवर्स केस लेते हैं, इफ़ द डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, ये गलत लिखा गया मुझसे, इसको करेक्ट कर लेना। इट इज़ द डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर विद एन इलेक्ट्रॉन इन द T2G ऑर्बिटल। जो T2G में था उसी के साथ पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि अब की बार डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर देन पी है, जितनी पेयरिंग के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा है। एंड द कॉन्फिगरेशन विल बी T2G4 Eg0। Ligands for which the delta O greater than P are known as the strong field ligand and they form लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वो पेयरिंग करा देंगे तो उनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब टेट्राइडल क्रिस्टल फील्ड में देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे होती है। इन द टेट्राइडल कोऑर्डिनेशन एंटिटी द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, एक तो वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एंड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड। यानी कि जो डेल्टा ओ वैल्यू बनेगी अब की बार यहाँ पे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी पहले से कम बनती है। देखो किस तरह से हो रहा है सब कुछ।
एक तो जैसे पांचों डी ऑर्बिटल थे सेम मेटल सेम रहेगा मेटल फ्री मेटल आयन में, फिर जैसे ही लाइगेंड कॉन्टैक्ट में आता है एनर्जी इंक्रीज होगी। बट अब की बार रिवर्स है, जो आपके तीन ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, वो अब की बार वो थोड़े रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं, ऊपर चले जाते हैं डी एक्स बाई डी वाई या डी जेड एक्स। और जबकि जो बाकी दो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी थोड़ी नॉर्मल से भी लोअर हो जाती है। इनका जो एनर्जी का गैप है उसको भी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। बट टेट्राहेड्रल के केस में हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर 2/5 टाइम्स रहेगा, नीचे 3/5 टाइम्स रहेगा। For the same metal and the same ligand, and the metal ligand stress, the difference in the energy between Eg and the T2G level is T delta T 4/9 times of delta O। यदि मेटल भी सेम है, लाइगेंड्स भी सेम है, मेटल लाइगेंड डिस्टेंस भी सेम है, तब भी डेल्टा टी के केस में 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ओ वैल्यू रहेगी, यानी कि उससे 4/9 टाइम्स, जो पहले हमारी ऑक्टाइडल फील्ड में आ रही थी उससे भी आधे से भी कम कह सकते हो आप। Therefore, crystal field splitting energy is not sufficiently large for forcing pairing। वो कभी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए फोर्स करा सके। Therefore, low spin configuration are rarely observed। हमेशा हाई स्पिन रहेगा, इलेक्ट्रॉन जनरली पीछे शिफ्ट नहीं होंगे। ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी अच्छी तरह से करना, थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछते, ज़्यादातर ये डायग्राम पूछ लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ लेते हैं, स्प्लिटिंग क्या होती है वो पूछ लेते हैं, और डायग्राम पूछ के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर को भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to the EG orbital in an octahedral complex and from EG orbital to the T2G orbital in the tetrahedral complexes। इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, जब तक लाइगेंड है जब तक ही डी ट्रांजिशन होगा, जब तक ही कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड होगा, अदरवाइज डी ट्रांजिशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती ही नहीं, एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। फॉर एग्जाम्पल, हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करें तो वाइट कलर का होता है, बट CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर। यदि हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तभी वो कलर आता है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, डी ट्रांजिशन होता है, तभी जाके कलर आता है। सिमिलरली, रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द TiH2O6Cl3 ऑन हीटिंग बिकम्स इट कलरलेस। इसमें भी वॉयलेट सा कलर होता है, लेकिन जैसे हम उसको हीट करते हैं तो उसमें से H2 सारे निकल जाते हैं। लाइगेंड रिमूव होने के बाद कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, उस केस में फिर आपकी कोई कलर भी वहाँ शो नहीं होता। Second point, the color of the complex also depends upon the nature of ligand as well as the number of ligand। number of ligand कितने हैं, nature of ligand कितना है, इस बात पे भी कॉम्प्लेक्स का कलर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 2 points are there। Number 1, एज द लाइगेंड आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्जेस। आपने लाइगेंड को पॉइंट चार्जेस माना था। एनाइनिक लाइगेंड शुड एक्सर्ट द ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट, यानी कि जो एनाइनिक लाइगेंड है उसके केस में जो CFSC या डेल्टा टी या डेल्टा ओ दैट शुड बी ग्रेटर। हाउएवर द एनाइनिक लाइगेंड्स आर फाउंड एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो एनाइनिक लाइगेंड्स हैं उसको वे जो हैं सारे के सारे लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखे हुए हैं। ऊपर आप देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें सारे के सारे नेगेटिव वाले लाइगेंड पीछे रखे हुए हैं, जबकि आगे होने चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल लाइगेंड बॉन्ड। ये कोवेलेंट कैरेक्टर को ही नहीं एक्सेप्ट करता कि भाई इसमें कोई बॉन्डिंग हो भी रही, इसमें तो बस स्प्लिटिंग हो गई। जबकि VBT के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा। ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज द मेटल कार्बोनाइल्स। These are the organometallic homoleptic complexes in which CO act as a ligand। ये organometallic हैं, homoleptic complexes हैं जिसमें CO as a ligand काम करता है। These are formed by the most of the transition metal। ज़्यादातर transition metal ये बनाते हैं, जैसे NiCO4 हो गया, FeCO5, CrCO6 etc। इनके स्ट्रक्चर भी सिंपल होते हैं, जैसे NiCO4 का टेट्राहेड्रल है, FeCO5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसी तरह से CrCO6 का हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और Mn2CO10 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया क्योंकि डाइमर की फॉर्म में है। इसी तरह से CO2CO8 का होता है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है, ये कई बार पेपर में नहीं भी पूछते, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मैं कहूँगा इसको है, बस थोड़ा सा बच्चों को लगता है क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है ना।
सबसे पहले द मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनाइल हैव बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। वहाँ सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। एम सी मतलब मेटल कार्बन। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है लाइगेंड, उनसे बनता है। फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल कार्बन का जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। द मेटल टू द लाइगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स ए सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक मतलब एनर्जी से रिलेटेड इफेक्ट करता है और वो एनर्जी रिलीज करता है विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ द बिटवीन CO एंड मेटल। जो मेटल का और CO के बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो सबसे पहले जो हमने कहा था इनके बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। देखो सेंटर में सिग्मा होगा, ऊपर नीचे पाई बन रहा है। दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो CO का जो लाइगेंड है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा वाले बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जबकि जो आपका पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है जिसमें मेटल जो है अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पाई एंटी बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग करा के वो यूज़ करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह से बनते हैं इसमें। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। The stability of the complexes in the solution refers to the degree of degree of association between the two species। जो स्टेबिलिटी है वो किस बात से डिपेंड कर सकते हो आप या डिफाइन कर सकते हो, स्टेबिलिटी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जितना ज़्यादा वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। इन्वॉल्विंग द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स MLN is measured in terms of the magnitude of the equilibrium constant या stability constant। larger the magnitude of the stability constant more will be the stability of complex। सीधा सीधा आप ये कहो जब दो मेटल और लाइगेंड आपस में रिएक्शन करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उस टाइम जितना उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं। जैसे M+4L है गिव्स ML4, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे आप, K इज इक्वल टू ML4/M इंटू L रेज टू द पावर 4। तो ये K ही आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाइयर द वैल्यू ऑफ K more will be the stability। here M stands for metal and L stands for any ligand। यदि आपको डायरेक्ट ना पता चले तो आप इसको पार्ट्स में भी लिख सकते हो। M+L gives ML, तो K1 इसके लिए लिख सकते हो आप ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू L। इक्वेशन नंबर सपोज 1। ML+L gives ML2, इसके लिए K2 लिख सकते हो आप। सिमिलर मेथड से कंसंट्रेशन ऑफ ML2 अपॉन M इंटू L। सॉरी ये एक मिस्टेक हुई भी है यहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर ML आएगा। ML2 प्लस L गिव्स ML3, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ML2 करना, और ML3 प्लस L गिव्स ML4 अपॉन ML3 इंटू L। ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना अपने आप, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, तो मल्टीप्लिकेशन करने में भी यही छोटी सी मिस्टेक है। तो ये सब कुछ कैंसिल होके आपका जो बचेगा ना, ये बचेगा आपका ML4 अपॉन M इंटू L रेज टू द पावर 4। यहाँ पे ML आएगा तो वो ML कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ML2 से ML2 कैंसिल होगा, ML3 से ML3 कैंसिल होगा, और ये आपका हो जाएगा फिर K और β4। सो द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनको हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, K1 K2 K3 K4 को। और मल्टीप्लाई करने पे आप ध्यान से देखो, ये पहले वाला ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया K। तो ये एक रिलेशन हो गया इनका कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि β4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 एंड सो ऑन। ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो मल्टीप्लाई और भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग इज द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। The instability constant or the dissociation constant of a complex is defined as the reciprocal of formation constant। जो formation constant है यदि हम उसी का reciprocal कर देते हैं तो instability constant आ जाएगा। Next heading factors affecting stability। Number 1 nature of the metal। Central metal atom या ion, greater the charge density means charge upon radius ratio on the central metal ion greater is the stability of complex। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा
चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशो कह सकते हो आप, वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। Number two, nature of ligand. In general, more basic ligand have a tendency to donate the electron pair to the central metal more easily. जो जितना ज़्यादा more basic ligand होगा उसके complex उतने ही ज़्यादा stable होते हैं, यानी कि जिसकी electron pair donate करने की power ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट इज चिलेटिव फैट व्हेन चिलेशन अकर्स। यदि कहीं पर कोई मल्टीडेंटेड लाइगेंड आता है तो वो चिलेशन करता है वहाँ पर, और उस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे विल बी मोर स्टेबल। जैसे FeOX होल तरह इसकी बात करें, इट इज़ मोर स्टेबल देन द FeX, F6 3 नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका चैप्टर था जो आज फिनिश हुआ। आई होप आपको सब कुछ टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो। अब इसके बाद NCERT क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इस साल इसमें आइसोमेरिज्म और एप्लीकेशन नहीं है सिलेबस में, वो आपको नहीं करनी। क्लियर? अब आप छोटा सा एक काम करना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।